Okay, friends, once again, welcome back and very good morning to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing gravitation. So far, it's a very interesting chapter. In the last lecture, we are discussing a topic of escape velocity and escape energy. We had also learnt about the potential, gravitational potential energy, gravitational potential, gravitational acceleration, gravitational intensity, and at the last we are discussing escape velocity and escape energy. तो आपको पता है कि भाई escape करने का मतलब क्या हुआ? तो हम कोई ऑब्जेक्ट को कोई एट्रैक्शनल फोर्स में से अगर उसको फ्री करते हैं तो उसको बोलते हैं उसको एस्केप कर दिया। तो अर्थ के सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं तो उसको अर्थ का ग्रेविटी का कुछ ना कुछ तो वहां पे उसको एट्रैक्शनल फोर्स लगता है। तो बिकॉज ऑफ दैट देर इज सम एट्रैक्शनल फोर्स, तो हमको उसको रिलीज करने के लिए कुछ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको ही एस्केप एनर्जी बोलते हैं और वो अप्लाई करने के लिए हम उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए जो स्पीड प्रोवाइड करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड द एस्केप स्पीड। तो फ्रेंड्स, तो हाउ मच एनर्जी यू नीड टू सप्लाई, तो उसके लिए क्या करना था किसी को याद है? अगर कोई ऑब्जेक्ट का एस्केप एनर्जी आपको फाइंड करना है तो क्या करना था, किसी को पता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्टली, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी उसका फाइंड करना पड़ेगा और वो हमको नेगेटिव मिलेगा। अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो उसका मतलब कि वो कोई अट्रैक्शन में नहीं है, वो ऑलरेडी रिलीज्ड है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी नेगेटिव मिलेगा तो उसका मतलब ये हुआ कि वो कोई ना कोई टाइप के, किसी न किसी टाइप के वो अट्रैक्शन में है। हाँ, उसको फ्री करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव मिला तो इसका मतलब कि वो बाउंडेड स्टेट में है, उसको फ्री करना पड़ेगा। तो उसका एनर्जी, नेट एनर्जी उसको एटलीस्ट जीरो करना पड़ेगा। जीरो से बड़े पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जीरो तो करना ही पड़ेगा। तो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो द मिनिमम एनर्जी वी रिक्वायर्ड टू सप्लाई द ऑब्जेक्ट so that it can be free from the gravitational field of earth is called escape energy, and the speed required for that is known as a escape speed. तो आई थिंक मैंने ये एस्केप एनर्जी एंड एस्केप स्पीड के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है और उसके फॉर्मुलेशंस भी हमने कर दिए थे। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज अ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, एक्सप्लेन दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ एस्केप वेलोसिटी। मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? फ्रेंड्स देखो, ये जो भगवान है ना, उसने बहुत ही सोच के समझ के सब कुछ डिजाइन किया हुआ है। साइंस तो वही बता रहा है कि भगवान ने कैसे ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया। देखो, amongst the four fundamental force, gravitational force is the weakest force। चार फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बट वो चारों में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है, बट पूरे यूनिवर्स में वो प्रेवेलिंग है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही मैग्नीट्यूड वाइज दूसरे सारे फोर्स से कम है उसका मैग्नीट्यूड, बट वो हमारे लिए कम नहीं है। अर्थ is revolving around the sun, that is because of the gravitational force. Moon and other artificial satellites revolving around the earth, that is because of the gravitational force. We can walk, we can play on the surface of the earth, that is because of the gravitational force. And apart from that, I'm going to tell you a very surprising thing. ये अर्थ के आसपास जो गैस का जो पूरा लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर यहाँ पे मेंटेन होने के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो यहाँ हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपरी हिस्से में हमारे आसपास ये जो गैसियस सब्सटेंस जो है वो ग्रेविटी के वजह से ही तो वो अट्रैक्टेड कंडीशन में है, वो यहाँ पे रहते हैं।
अदरवाइज अगर ग्रेविटी नहीं होती तो वो गैस जो है ना वो भी पूरे ऊपर चले जाते, तो कोई यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो हम ब्रीथ भी नहीं कर पाते, हम बोल भी नहीं पाते। बिकॉज आपको शायद पता होगा कि साउंड वेव जो होता है ना, वो साउंड वेव एयर के मीडियम में ही प्रोपोगेट हो सकता है। आप वैक्यूम में जाके जोर जोर से चिल्लाने का ट्राई करोगे ना, तो भी कुछ कंकुड़ा हाथ में नहीं आएगा। वैक्यूम में कुछ भी आपके मुंह से बाहर नहीं निकलेगा। साउंड वेव कैन प्रोपोगेट इन द एयर मीडियम। तो फ्रेंड्स, ये एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है वो मेंटेन है, उसका रीजन भी ग्रेविटी ही है। उसी के वजह से तो हम ब्रीथ कर पाते हैं, हम बोल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मून पे ऐसा नहीं होगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी। हाँ, हाँ, मैं ग्रेविटी। नहीं, पूछो पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा क्योंकि क्या होता है कि अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है ना, उसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, शायद आपने होमवर्क किया होगा तो आपको याद होगा। एंड यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला इन दिस मैनर। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस यस सर। तो इसका अगर वैल्यू निकालोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा पता है? वो भी आपको पता होगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एम आई राइट? इट इज यस discussed लास्ट लेक्चर। यस सर। यस सर। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी से अगर थ्रो करते हो, 11.2 किलोमीटर इन 1 सेकंड, इट इज अ लार्ज वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हो, तो वो वैक्यूम में चला जाएगा, वो स्पेस में चला जाएगा, वो एस्केप हो जाएगा। तो ये 1 सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर जितना आपको थ्रो करना पड़ेगा। इट इज अ टफ टास्क, इट कैन नॉट पॉसिबल। सो दिस इज अ वेरी लार्ज। तो हमारा जो अर्थ के आसपास जो गैसियस सब्सटेंस है, उसको इतना एनर्जी नहीं मिलता है कि सो दैट इट कैन अचीव दिस मच वेलोसिटी। तो हमारे आसपास जो गैसियस सब्सटेंस है, वो ये वेलोसिटी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब कि वो अर्थ के अट्रैक्शन में से रिलीज नहीं हो पाएंगे। तो उसी के वजह से हमारे आसपास ये एटमॉस्फेयर मेंटेन्ड है। बट व्हेन वी डील विद द मून, अगर मून की बात करते हैं, तो मून के लिए ये एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? 2g मास ऑफ मून रेडियस ऑफ द मून। देखो, ये मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ के बदले यहाँ पे क्या आएगा अगर मून की बात करते हैं तो मास ऑफ मून एंड मास ऑफ रेडियस ऑफ द मून हो जाएगा। एंड अगर ये वैल्यूज कुछ अच्छे बुक में से आपको मिल जाएगा, नेट पे से भी मिल जाएगा कि मून का मास क्या है, रेडियस क्या है। तो अगर वो वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली 2300 मीटर पर सेकंड। तो कभी कभी क्या होता है कि मून के सरफेस पे टेम्परेचर कभी कभी इतना हाई होता है, टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि मून के ऊपर जो गैसियस ऑब्जेक्ट, गैसियस सब्सटेंस है, उसका गैसियस मोलिक्यूल्स है, गैसियस एटम्स है, उसका टेम्परेचर कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उसका जो एनर्जी है वो बढ़ेगा। अगर एनर्जी बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ करके वो मून के सरफेस के ऊपर जो गैसियस एटम्स मोलिक्यूल्स है उसको इतना वेलोसिटी मिल जाता है, इट इज नॉट सो मच लार्ज। तो फिर क्या होगा, जैसे ही इतना वेलोसिटी मिलेगा वो गैसियस मोलिक्यूल या एटम को, तो वो क्या करेंगे, वो मून के ग्रेविटी में से फ्री हो जाएंगे, वो वैक्यूम में ऊपर मतलब स्पेस में चले जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट इन द मून नो गैसियस मोलिक्यूल और एटम कैन बी stored. It is going to be escape from the gravity of the moon, and because of that moon does not consist any kind of एटमॉस्फेयर। atmosphere. चलो, ये समझ में आया भैया? यस सर। तो सर मून Yes, पे एक sir. काइंड का वैक्यूम ही है ना मून पे? क्या है? हाँ, मून के आसपास वैक्यूम है, ऐसा कह सकते हैं, वहां पे कोई गैस नहीं है, कह सकते हो आप। चलो, मैं आपको एक और चीज बताऊं। आपको ये पता होगा कि एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला था, याद है किसी को? डेंसिटी वाला है। याद है ये फॉर्मूला?
तो अगर हम ब्लैक होल के बारे में सोचते हैं, तो फॉर द ब्लैक होल डेंसिटी इज अ वेरी 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 लार्ज। सो ब्लैक होल का डेंसिटी बहुत ही लार्ज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर ब्लैक होल के लिए उसका एस्केप वेलोसिटी निकाले ना, ब्लैक होल का अगर एस्केप वेलोसिटी निकाले इस फॉर्मूला के द्वारा, तो वो ऐसा पता चलता है कि वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको ब्लैक होल में से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करना है, ब्लैक होल में से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करना है, तो आपको कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा आपको वेलोसिटी देना पड़ेगा। अब ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कोई भी रेफरेंस फ्रेम अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है, अभी तक ऐसा कोई रेफरेंस फ्रेम इन्वेंट नहीं हुआ है कि जिसका वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा हो। इसका मतलब ऐसा हुआ कि नथिंग कैन बी फ्री डाउन, नथिंग कैन बी फ्री फ्रॉम द ब्लैक होल। तो ब्लैक होल में जो जाएगा वो जाएगा, वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। तो नहीं इसी की आएगा। वजह से आपने शायद सुना होगा कि ब्लैक होल में से किसी इवन इवन रेडिएशन कैन नॉट केम आउट फ्रॉम द ब्लैक होल। अगर जो लाइट जाती है, लाइट का रेडिएशन जाता है, तो वो भी वापस नहीं आ पाता। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग। इज दैट क्लियर फ्रेंड? Yes, sir. तो ये ब्लैक होल में से क्यों कुछ भी वापस नहीं आ पाता है, वो सब कुछ अंदर जाने के बाद कुछ भी नहीं होगा उसका, तो इसका रीजन ये है। तो फ्रेंड्स, एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी के रिगार्डिंग टॉपिक हमने डिस्कस किए, कुछ न्यूमेरिकल इसके बेस पे है। सो लेट्स कंप्लीट दैट न्यूमेरिकल, and then after we're going to discuss the last topic of this chapter, that is the artificial satellites. Satellite is the last topic of this chapter. Probably today I am going to complete the theory of this chapter, but before that let me just discuss one numerical based on the escape velocity, and it is important as well. So illustration number 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने कर दिया था, राइट फ्रेंड? एक ही illustration बाकी है। इज इट सो? यस सर। ओके, Yes, sir. 7 तक कर दिया है, 8 बाकी है। एंड एक्सरसाइज में भी मैंने 1 2 3 4 5 तक करा दिया है। फिर 6 जो है ना, 6 7 8 9 10 11, वो मैं वैसे भी उसको होमवर्क में देने वाला हूँ, बट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द चैप्टर। 12 करा दिया है, 13 करा दिया है, 14 15 16 करा दिया है, 17 पे आ जाओ। अच्छा, 17 भी लास्ट लेक्चर में करा था, एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 18 पे आ जाओ। क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. देखो क्या लिखा है। एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल on the earth's surface is 11.2 kilometer per second. A body is projected out with thrice this speed. तो फ्रेंड्स, मैंने है ना कोई ऑब्जेक्ट को मैंने एस्केप वेलोसिटी से 3 टाइम वेलोसिटी से उसको रिलीज किया है। तो फ्रेंड्स सोचो कि अगर मैंने उसको एस्केप वेलोसिटी से 3 टाइम वेलोसिटी से अगर उसको रिलीज किया, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा? एस्केप करने के बाद भी मोशन में रहेगा। परफेक्ट। कौन बोला? धैर्य। धैर्य, वेरी गुड। वही तो चीज है कि अगर हम एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो एस्केप भी होगा एंड साथ में उसके पास कुछ वेलोसिटी भी बचेगा। तो वही तो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार फ्रॉम द अर्थ? तो एस्केप, फार का मतलब एस्केप हो गया, तो एस्केप होने के बाद उसके पास कितना वेलोसिटी है वो मुझे फाइंड करना है। चलो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो हम ये सब मान लेंगे कि अर्थ के अलावा, Yes, sir. Sir. अर्थ के सिवा और यहाँ पे और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो ग्रेविटी प्रोड्यूस कर सके। चलो, क्वेश्चन आपको समझ में आया पहले? Sir. हाँ बोलो। सर, बाद में एस्केप होने के बाद जितनी वेलोसिटी बचेगी वो कांस्टेंट रहेगी? सही बात है आपकी, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। क्यों?
बिकॉज उसके बाद उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो डेफिनेटली क्या होगा, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। सही बात है। चलो यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इनिशियल स्टेट पे हमने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड किया है, फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है। तो फिर क्या, ये कौन सा चीज माइंड में आना चाहिए, बोलो कहाँ से स्टार्ट करूं। देखो, डोंट लुक एट द सोल्यूशन प्लीज, आपको सोचना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना है, थोड़ा प्रोसेस करना है, और आपके माइंड में से वो सॉल्यूशन आना चाहिए कि अब मैं क्या करूँ। चलो, इनिशियल स्टेज आ रहा है, वापस से फाइनल स्टेट पे वेलोसिटी फाइंड करना है, तो क्या। Conservation of mechanical energy. तो लास्ट टाइम हमने एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज फिर से वही ट्रैक है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, वी कैन अप्लाई दी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ऐसा हुआ कि इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलो, इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है ना वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? Minus G MEM upon RE. वेरी गुड, कौन बोला? Jainil Mathia. वेरी गुड। चलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? Half mv square. हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, बट कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वी नॉट? 11.2. No, 3 times 11.2। 3 into 11.2. हाँ, दैट इज अ थ्राइस देन द एस्केप स्पीड। जो वेलोसिटी हमने थ्रो किया है वो एस्केप स्पीड से 3 टाइम्स ज्यादा है। इज दैट क्लियर? चलो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? फाइनल इट इज एट द फार डिस्टेंस, मतलब माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट। 0। हाँ, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? तो बोले माइनस जी एम ई एम अपॉन स्मॉल आर, बट स्मॉल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आपका डिनोमिनेटर है ना वो टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? आपका डिनोमिनेटर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो रिजल्ट है आप 0 आ जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू कैन कंसीडर 0, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी का ही तो वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है भैया। चलो, ये बात समझ में आया? यस सर। यहां तक समझ में आया? यस सर। चलो Yes, फ्रेंड्स, sir. आप थोड़ा इंटरेक्शन करोगे ना तो मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में, आपको पढ़ने में मजा आएगा। थोड़ा इंटरेक्शन करना, मजा आएगा। चलो, ये यम टेकन कॉमन एंड कैंसल्ड, ओके। अब बचेगा क्या आपका? तो अब बचेगा ये कि माइनस जी एम ई अपॉन आर ई बचेगा, प्लस हाफ, ये वी नॉट के बदले में लिख सकता हूँ 3v द होल स्क्वायर। यस और नो? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Now, okay. Now, as we know, what is the formula for the escape velocity? Root me upon r। सर हाँ, बोलिए। सर स्क्रीन बरोबर नहीं दिख रही है। वो आपके वहां पे इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे तो एकदम परफेक्ट है। Everybody are able to see the screen? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir. Yes. तो आपके इंटरनेट में कुछ दिक्कत होगा, यहाँ पे एकदम परफेक्ट चल रहा है। ओके, तो ये v नॉट v इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 जी एम ई अपॉन आर ई, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 जी एम ई अपॉन आर ई। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जी एम ई अपॉन आर ई के बदले अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो? V क्या लिख सकता हूँ? जी एम ई अपॉन आर ई के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए, बोल दो। V square by 2. वेरी गुड। कैन आई से v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई? तो अब ये जो वैल्यू है ना वो हम इक्वेशन नंबर 1 पे लगा देंगे। इक्वेशन 2 का जो वैल्यू मुझे मिला वो इक्वेशन 1 पे ऐड कर देंगे, तो माइनस जी एम ई अपॉन आर ई के बदले आई कैन राइट V square by 2. प्लस ये 9 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो बाई 2, तो 9 बाई 2 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2। अब ये जो 2 2 2 जो है ना सब में से कॉमन ले सकते हैं हम डिनोमीटर में और कैंसिल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. So v square is equals to, can I say 9v square minus v square?
that is a 8v square. Is that clear? Yes, sir. So v equals to root 8 ve. Is it okay? Yes or no? Yes. Yes, Yes. Yes, sir. तो आपको क्या करना है भैया? Yes, sir. रूट 8 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये आपका वेलोसिटी हो गया आफ्टर बीइंग रिलीज्ड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब फ्रेंड्स मेरी बात ध्यान से सुनना. मैं है ना 2 शॉर्टकट आपको बताने वाला हूं. And that 2 shortcuts are very, very important, very most important for the competitive examinations. I'm going to tell you a 2 very, very important shortcuts, which is very important for the competitive kind of examinations. But पहले तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes. Yes. yes, sir. Okay. So I am going to discuss a 2 important shortcuts. Case number 1. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो करता हूं तो क्या होगा उसका? कोई भी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से अगर मैं थ्रो करूंगा तो क्या होगा? तो वो बाहर निकलेगा या नहीं? एस्केप होने के बाद बाहर निकलेगा और Yes, sir. मोशन मोशन Okay. भी रहेगा. और कुछ वेलोसिटी के साथ उसका में रहेगा. ओके ओके. yes, sir. आपके पास अगर आप नोट्स को लेके बैठे हो तो ये लिख लेना. Case 1. Your initial velocity is n times. Your initial velocity is n times than the escape velocity. Then after escape, its velocity can be given by shortcuts. n square minus 1 into v. जैसे यहाँ पे कितना टाइम्स था वेलोसिटी? यहाँ पे हाउ मच टाइम्स? दैट वाज इन 3 times मतलब 9 minus 1. हाँ तो क्या आ गया? आ गया Root 8 v. भी आ गया. आंसर आ गया सीधा डायरेक्टली. Yes, sir. एंड केस नंबर 2. अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, एन टाइम कम है, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एस्केप ही नहीं होगा. Escape नहीं होगा. एस्केप नहीं होगा वापस बट आ करेगा क्या? वापिस आ जाएगा. कुछ हाइट अचीव करके वापस आएगा. यस yes, sir. हाइट अचीव करके वापस आएगा. yes, sir. तो वो हाइट कितना है, तो वो कौन से हाइट से वापस आएगा, उसका ये शॉर्टकट है. इज इट क्लियर? आया बात समझ में? yes, sir. तो दिस इज द शॉर्टकट्स फॉर द हाइट अचीव्ड. तो शायद ये n स्क्वायर माइनस 1 है. ये रहा. परफेक्ट. तो ये आपका शॉर्टकट है. सो इफ योर वेलोसिटी इज लेसर देन द escape velocity, so it will reach some height and then come back. The height up to which it can go, this is the shortcut for that. क्या ये चीज समझ में आया भैया? yes, sir. तो ये 2 चीज आपको हमेशा माइंड में रखना है. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है. आपने लिख लिया होगा आई होप. ओके. सो फ्रेंड्स, चलो अब हम सैटेलाइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज द वेरी लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. और आज प्रोबेबली ये हम चैप्टर को थियोरी वाइज खत्म करेंगे. तो सबसे पहले किसको सैटेलाइट बोलते हैं? तो सैटेलाइट किसको बोलते हैं? तो एनी बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, वेदर इट इज आर्टिफिशियल, whether it is a natural, but anything which is revolving around the planet is called the satellite. It may be artificial, it may be a
इट मे बी अ नेचुरल। जैसे मून जो है वो मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, बट हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स को भेजा हुआ है। द वेरी फर्स्ट सैटेलाइट बाय ह्यूमन काइंड, किसी को पता है विच वॉज द वेरी फर्स्ट सैटेलाइट सेंड बाय द होल ह्यूमन काइंड? आर्यभट्ट। रॉन्ग, वो तो इंडिया का है। मैं तो पहले, आर्य अरे मैं पूरे इंडिया की बात नहीं, मैं पूरे ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। स्पुतनिक। Sputnik, Russian satellite Sputnik 1 was the very first satellite which was sent by the whole humankind. और हमारे इंडिया का जो द फर्स्ट सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था, वो आप बराबर बोले। तो इसके बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, वो आपके इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए, वो वैसे भी उसका आपको पहले से ही पता है ये सब कुछ चीज। तो ये आप पढ़ना, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आपको सब कुछ पता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? इनसेट के बारे में पता है, आर्यभट्ट के बारे में पता है, रशियन स्पुतनिक वाज द वेरी फर्स्ट, वो भी आपको पता है। तो ये रीड करना है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, डिराइव इट्स इक्वेशन। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसको बोलते हैं? तो जो वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट घूमता है प्लैनेट के आसपास, उसको उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। और मुझे उसका इक्वेशन डिराइव करना है। हम अर्थ के बारे में सोचते हैं, वैसे ये जो हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, दैट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर द अर्थ बट इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द एनी अदर प्लैनेट एज वेल। तो फ्रेंड्स, ऐसा मान लो कि हमारे अर्थ के आसपास कोई सैटेलाइट उसके आसपास रिवॉल्व हो रहा है। सपोज कि ये हमारा अर्थ है एंड अर्थ के आसपास कोई सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व हो रहा है। मान लो कि कोई सैटेलाइट उसके आसपास रिवॉल्व हो रहा है। ओके, एंड द स्पीड विथ विच इट इज रिवॉल्विंग, स्पीड विथ विच इट इज रिवॉल्विंग इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, और उसी का फॉर्मूला मुझे निकालना है। बट फ्रेंड्स, मैंने ऐसा बोला कि रिवॉल्व कर रहा है वो, तो ऐसा मैंने जब बोला तो आपके माइंड, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, कौन बोला? जैनिल। Very good. Here, the necessary centripetal force is provided by the gravitational force. Is it clear, friends? Yes, sir. तो यहाँ पे आपको पता है कि मान लो कि अर्थ का मास me है, सैटेलाइट का मास m है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो mv²/r है, बट वहां पे me लिखना चाहिए या स्मॉल m लिखना चाहिए? Small m. जो घूम रहा है ना, जो घूम रहा है उसका मास आपको लेना है, तो क्या लेना चाहिए भैया? स्मॉल mv²/r इज इक्वल टू क्या लिखो भैया? GMEM upon R। M upon. अरे GMEM RE plus H। अरे मुझे ये बताओ कि इज इक्वल, R square। हाँ, अरे फोर्स की बात है, R square. ये पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं है। यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स है तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो स्क्वायर आया तो मजा आया, आएगा भैया? यस और नो? Yes, sir. यम कैंसल, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल, तो v² इज इक्वल टू क्या आएगा? GME/r। बट यू नो कि आर को मैं कैसे एच के फॉर्म में लगा लिखना है मुझे, कि भाई सरफेस से जो हाइट है वो अगर सपोज के h है, π²/t²। तो आर के बदले में क्या लिख सकता हूँ? RE plus H. RE+H। तो अब v² का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भैया? GME/RE+H। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. तो मेरा जो टारगेट था वो ऑर्बिटल, यहाँ पे v है ना, उसको VO बोलते हैं, बिकॉज O फॉर ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना वो मेरा टारगेट था, एंड द आंसर इज GME √GME/RE+H।
So this is the equation of the orbital speed of the satellite. चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आई भैया? yes sir. देखो फ्रेंड्स, डोंट मैश अप विद द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल स्पीड. एस्केप वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट रिसाइडिंग स्टेशनरी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस, अर्थ के सरफेस पे स्टेशनरी पड़ा है, तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो ये था, √2gme अपॉन re. वो है, ये दोनों अलग है, डिफरेंट है. डोंट मैश अप विथ इट. ओके, एक जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट है, वो अलग ही चीज है, और ये जो है वो एस्केप स्पीड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दोनों अलग चीज है. फॉर्मूला थोड़े बहुत उसके मिलते जुलते हैं, बट आप थोड़ा समझ लो, अलग है. नीचे 2 देखो, एस्केप में 2 आ रहा है, ऊपर 2 नहीं आ रहा है. एंड नीचे वो एस्केप वेलोसिटी में re है, यहाँ पे re plus h है. इट इज अ डिफरेंट थिंग. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? yes sir. चलो, अब मुझे है ना टोटल एनर्जी निकालना है. आई वांट टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट. मुझे सैटेलाइट का एनर्जी भी निकालना है. तो आपको पता है क्या करना है. चलो, ये क्वेश्चन आप मुझे कराओगे, मैं आपको नहीं कराऊंगा. चलो, मुझे टोटल एनर्जी निकालना है. तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? potential plus kinetic. वेरी गुड. पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब मुझे सोच के बताओ कि सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिस्टेंस उसका अर्थ से r है. So what is the potential energy of the satellite? minus g m Very good. Minus g upon a small r लिखूं या कैपिटल R लिखूं? smaller. स्मॉल r ही लिखना चाहिए ना भैया, बिकॉज Small r. हाँ, वो जितने डिस्टेंस पे वही तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा भैया. चलो, काइनेटिक एनर्जी करना है, इट इज हाफ m v0 स्क्वायर, where v0 is its orbital velocity. Am I right, friends? Yes, yes sir. sir. But we know that v0 is what? v0 square we know. ये रहा ना, देखो, ये रहा v0 स्क्वायर का वैल्यू क्या है भैया? gme upon r. अगर याद नहीं आ रहा है तो आप पहले ये कर सकते हो. अगर ये v0 का वैल्यू याद नहीं आ रहा है तो आपको पहले ये करना है कि भाई नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, and that's why m v0 square by r is equals to g m e m upon r square. एक स्टेप आपको ऐड कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये थ्योरी के स्टार्टिंग में आपको v0 स्क्वायर मिल जाएगा. इज इट ओके फ्रेंड्स? चलेगा भैया? sir re plus h लिख सकते हैं. हाँ, वो लास्ट में लिखेंगे ना. हाफ m v0 स्क्वायर के बदले आई कैन राइट g m e upon r. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ तक समझ में आया भैया? yes sir. ओके. सो भैया ये हो जाएगा आपका, देखो, ये जी एम ई एम अपॉन आर, जी एम ई अपॉन आर कॉमन. तो फ्रेंड्स सोचो, ये एक -1 है, एक हाफ है, बाकी तो टर्म सेम ही है, जी एम ई एम अपॉन आर ही है. तो -1 प्लस हाफ, तो क्या बचेगा? -1/2. -1/2. तो बाय सिंप्लीफाइंग दिस होल टर्म आई कैन गेट -gmem अपॉन 2r. चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. तो ये आपका टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट है. स्टिल यू गेट द नेगेटिव साइन हियर. तो स्टिल यू गेट द नेगेटिव. अब नेगेटिव साइन है ना, वो ऑब्वियस है. पूछो क्यों नेगेटिव? सर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए तो रोटेट कर. पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के आसपास, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो रिवॉल्व करेगा ना. ग्रेविटेशनल फोर्स उसको एक्सपीरियंस करेगा तो रिवॉल्व करेगा ना. तो वो ग्रेविटी के Yes, sir. अंदर ही है. तो अगर वो ग्रेविटी के अंदर ही है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका डेफिनेटली एनर्जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. उसको ग्रेविटी का कुछ अट्रैक्शन है. तो फ्रेंड्स, ये नेगेटिव साइन जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि सैटेलाइट भी बाउंडेड स्टेट में है, ग्रेविटी के इफेक्ट में है, तो होना ही चाहिए ना, इसीलिए तो वो रिवॉल्व कर रहा है भैया. तो अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द एस्केप एनर्जी फॉर द सैटेलाइट,
तो सैटेलाइट का एस्केप एनर्जी कितना? GMEM upon 2R. हाँ, GMEM upon 2R. तो ये आपका हो जाएगा GMEM अपॉन 2R प्लस GME अपॉन 2R। तो ये आपका एस्केप एनर्जी भी हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैं लिख रहा हूं वो आपको याद रखना है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो देखो, सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी, देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर सैटेलाइट को ग्रेविटी का एट्रैक्शन है तो वो टुवर्ड्स अर्थ नहीं आ पाएगा, तो वो अट्रैक्ट होने के अर्थ में चला नहीं जाएगा। भैया ये चीज जो है ना, वो हमने 4th चैप्टर में भी इसको, इस कंसेप्ट को वैनिश कर दिया है। चैप्टर नंबर 4 वहां पे हमने डिस्कस कर दिया था। क्या डिस्कस किया था? डिस्कस ये किया था कि अगर आपका, मैंने वहां पे 3 केसेस आपको समझाए थे कि अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का एक ही डायरेक्शन में है, तो आइदर इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और स्पीड डिक्रीजेस बट डायरेक्शन वॉन्ट बी चेंज्ड। अगर आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। अगर आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, अगर आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं, रोटेट करता डायरेक्शन चेंज होगा। एंड इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस ओनली द सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल। Direct. So here you can see your acceleration, that is a force, your acceleration, that is the force, and your velocity both are mutually perpendicular। तो वो अगर perpendicular है तो क्या होगा? तो only the direction can change, direction can change, magnitude cannot change, and direction can change, that means it can only perform the circular motion। Is it clear, Mr. Heth? Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. ओके, तो आपको अब मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो आपको याद रखना है। मैं जो फॉर्मूला अभी लिख रहा हूं वो आपको याद रखना है। फॉर सैटेलाइट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सैटेलाइट के लिए? तो वो तो जो है वही है, GMEM अपॉन R ही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो वही है। चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो ये रहा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। So what is the formula for the kinetic energy of the satellite? GMEM upon 2R. Very good. तो kinetic energy is equals to plus GMEM upon 2R. And what is the total mechanical energy? Minus GMEM. Minus GMEM upon 2R. तो फ्रेंड्स देखो, और एक चीज यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, एस्केप एनर्जी। तो प्लस GMEM अपॉन 2R, तो ये एस्केप एनर्जी है। इतना एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इतना एडिशनल एनर्जी हमको प्रोवाइड करेंगे ना हम सैटेलाइट को, ये एडिशनल एनर्जी, तो वो फ्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखने का टेक्निक है, देखो सीधी सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा, माइनस जी मामा अपॉन आर, तो वो तो वही का वही है। अब उसको हाफ कर दो, पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वो ये आपका टोटल एनर्जी हो जाएगा, माइनस जी मामा अपॉन 2R। और उसमें से माइनस हटा दो, टोटल एनर्जी अगर मिल गया आपको, तो उसमें से नेगेटिव को हटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। इज Kinetic and escape. दैट क्लियर? देखो फिर से, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, माइनस जी मामा अपॉन आर, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल को मैकेन by 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी
टोटल तो एनर्जी टोटल एनर्जी मिल जाएगा। और ये जो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें से नेगेटिव को हटा दो, नेगेटिव को निकाल दो, तो क्या हो जाएगा आपका? Kinetic and escape होगा। काइनेटिक Kinetic and और दूसरी बात, सपोज कि आपको कोई ऐसा बता रहा है, सपोज कि आपको कोई ऐसा बता रहा है कि कोई सैटेलाइट है, सपोज के क्वेश्चन ऐसा है कि भाई कोई सैटेलाइट है आपके पास, उसका काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, सपोज के सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो उसको एडिशनल कितना एनर्जी देना पड़ेगा सो दैट इट कैन बी बीइंग फ्री? -100 जूल। काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो एडिशनल एनर्जी आप उसके उतना, उसका काइनेटिक एनर्जी 100 है ही, और आप उसमें कितना डालोगे तो वो एस्केप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो लास्ट इक्वेशन है वो वही बता रहा है कि जितना काइनेटिक एनर्जी है ना उतना ही आपको एडिशनल एनर्जी देना पड़ेगा। देखो एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला भी वही है, तो जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना ही आप एडिशनल काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड करोगे ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसका डबल कर दोगे ना, तो वो क्या करेगा, वो एस्केप हो जाएगा। चलो ये चीज समझ में आया भैया? yes, sir. तो सैटेलाइट के पास जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना ही एडिशनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करोगे तो वो फ्री हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा उसके ऑर्बिट में से। इज दैट क्लियर? मतलब उसका Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी डबल करना पड़ेगा। बट मैंने एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चन में ऐसा देखा था, क्वेश्चन पढ़ा था, एआई ट्रिपल में पूछा था कि सैटेलाइट को एस्केप करने के लिए उसके वेलोसिटी को कितने टाइम बढ़ाना पड़ेगा, उसके वेलोसिटी को कितना टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा? कोई बताएगा? है कोई माइका लाल? हाउ? ट्वाइस। नहीं, अगर वेलोसिटी ट्वाइस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी उसका 4 टाइम हो जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भैया? हाफ एम वी स्क्वायर। Root जितना हाँ परफेक्ट, अब बराबर। फिर से बोलो, क्या बोले आप? रूट जी। नहीं नहीं, √2। root जितना नहीं, √2 ला, √2। √2 जितना। हाँ, मतलब अगर आपका नया काइनेटिक, नया वेलोसिटी पुराने वेलोसिटी से √2 टाइम्स ज्यादा है, तो फिर आपका काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो एस्केप हो जाएगा। तो सर ऑलमोस्ट 1.5 भी ले सकते हैं ना? नहीं, 1.41 एग्जैक्ट, 1.41 टाइम्स एग्जैक्ट, √2 होता है 1.41। एग्जैक्ट लिया? यस सर। तो अगर कोई ऐसा पूछे कि मुझे सैटेलाइट को रिलीज करना है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या करना पड़ेगा, तो बोले डबल करना पड़ेगा, जितना है उतना एडिशनल देना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी डबल करना पड़ेगा, बट उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना करना पड़ेगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसका √2 टाइम्स करना पड़ेगा, बिकॉज √2 टाइम √2 किया times. तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया भैया? Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, तो मैंने है ना आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी करा दिया, क्वेश्चन नंबर 21 भी करा दिया एंड क्वेश्चन नंबर 22 भी करा दिया। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है भैया? ऑर्बिटल स्पीड की बात है, और लास्ट में ऐसा भी दिया हुआ है कि अगर कोई सैटेलाइट बहुत ही, अगर कोई सैटेलाइट बहुत ही मतलब सरफेस के नज़दीक पे, देखो यहाँ पे थोड़ा, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 4 तक तो ठीक है, बट थोड़ा और भी वहाँ पे डिटेलिंग किया हुआ है, तो मैं थोड़ा वो भी आपको बता दूँ कि क्या किया है। ऑर्बिटल स्पीड का तो ये फॉर्मूला तो इक्वेशन 4 तक तो मैंने कराया था, बट थोड़ा और डिटेल में है, जी के फॉर्म में लाना है। सपोज कि आपको ये ऑर्बिटल स्पीड को जी के फॉर्म में लाना है, तो ये √GME अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू r+h, ये तो मिला ही है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, r² से मल्टीप्लाई करता हूँ, रूट के अंदर डिवाइड करता हूँ, तो कर ही सकता हूँ ना मैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, चलेगा? या फिर मत करो, या फिर ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, या फिर एक और तरीका है, इसको रहने दो अभी। अभी जी क्या है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? जी क्या है? GME अपॉन, GME by RE. तो GME इक्वल्स टू, कहना इसे GERE², yes, sir. तो वो वहां पे लगा दो, ये भी कर सकते हो, GME के बदले
आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। आर ई को बाहर भी निकाल सकते हो आप, ये आर ई स्क्वायर को अगर रूट में से बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, RE. आर ई। तो दैट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये भी लिख सकते हो। और अगर h टेंड्स टू 0 है, अगर हमारा h टेंड्स टू 0 है तो मतलब सैटेलाइट बहुत ही नीचे की तरफ, बहुत ही नीचे घूम रहा है, तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जी एम ई अपॉन आर ई। देखो h को 0 कर दो तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका g, ऊपर का जो फॉर्मूला है वहां पे h 0 करो तो जी एम ई अपॉन आर ई हो जाएगा, और ये जी ई इंटू आर ई भी हो सकता है, जी ई इंटू आर ई। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज दैट क्लियर? Yes, sir. और उसके बाद मैंने 22nd क्वेश्चन भी मैंने करा दिया आपको। 22nd में टोटल एनर्जी की नहीं, पीरियोडिक, अच्छा मैंने करा दिया आपको 23rd मैंने पहले कर दिया। 23rd क्वेश्चन में टोटल एनर्जी की बात है, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r। तो यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी, वो मैंने आपको करा दिया। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखा, फिर काइनेटिक एनर्जी लिखा, फिर दोनों का एडिशन किया तो मुझे टोटल एनर्जी मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 22nd ऐसा है कि आपको पीरियोडिक टाइम फाइंड करना है। यू रिक्वायर्ड टू प्रूव द डिराइव द इक्वेशन ऑफ द पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन निकालना है। चलो निकालते हैं। सैटेलाइट जो रिवॉल्व हो रहा है उस पर पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला आपको निकालना है, और वहां पे केप्लर्स थर्ड लॉ भी प्रूव करेंगे हम, केप्लर्स थर्ड लॉ भी हम प्रूव करेंगे। चलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, कहां से स्टार्ट करेंगे? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force. बट अब जो हमारा टारगेट है वो क्या है? पीरियोडिक टाइम फाइंड करना, वो हमारा टारगेट है। अच्छा फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा? Omega के बदले 2 pi/t. वेरी गुड, ओमेगा के बदले 2 pi/t। तो इन प्लेस ऑफ v स्क्वायर आई कैन राइट, 4 pi² r²/t². अगर न्यूमेरिकल आपने 2-3 न्यूमेरिकल ऐसा है उसी ट्रैक पे, तो वो अगर लिखे हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, तो ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर को सब जगह इक्वेशन बना दो, तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला लाने से पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, मुझे जी के फॉर्म में लाना है, बिकॉज टेक्स्ट बुक के अंदर ये फॉर्मूला लाए हैं, बट उसके पहले जी के फॉर्म में, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्म में लाना है मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं है ना ये राइट साइड को मैं है ना आर से मल्टीप्लाई करूंगा, आर से डिवाइड करूंगा, कर सकता हूँ ना मैं? हाँ के ना? Yes, sir. Yes, है ना, sir. आर से मल्टीप्लाई किया, Yes, sir. बट ये जीएम अपॉन आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा Gravitational acceleration on Earth. Yes. ना, ऑन द अर्थ नहीं, ऑन द डिस्टेंस आर, ऑन द अर्थ में आर स्क्वायर आएगा, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन एनी, ऑन दैट पॉइंट। तो क्या मैं इसको जी आर लिख सकता हूँ? इज दैट क्लियर? सर वहाँ पर 4 pi² Yes. आएगा, आपने पाई लिखा। क्या बोल रहे हो? हाँ पाई लिखा, बराबर है। अब बराबर है। Yes, sir. तो मैं ना पहले जी के फॉर्म में फॉर्मुलेशन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं केप्लर्स लॉ डिराइव करूंगा। तो टी स्क्वायर को सब जगह इक्वेशन बना दो, तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर r/g हो जाएगा।
टी स्क्वायर को सब जगह इक्वेशन बनाओगे तो क्या Yes, sir. स्क्वायर अल्फा जी हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालो। तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर का पाई हो जाएगा, बाकी सब रूट के अंदर चला जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. बट ये 2 पाई आर के बदले में क्या लिख सकता हूँ? RE plus वेरी गुड। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पीरियोडिक टाइम for the satellite in the form of gravitational acceleration not on the surface of the earth at the h distance। तो ये g के फॉर्म में लिया। बट वापस से इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं, वापस से इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं, और यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। तो अब अगर टी स्क्वायर को सब जगह इक्वेशन बनाता हूँ मैं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू आर क्यूब होगा भैया। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes. तो ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई क्या है? वो तो कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। देखो 4 फिक्स्ड है, पाई फिक्स्ड है, जी का वैल्यू फिक्स्ड है, मास ऑफ द अर्थ फिक्स्ड है। तो इसका मतलब कि ये तो पूरा कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आर क्यूब, एंड दैट इज द केप्लर्स थर्ड लॉ। बट फॉर प्लैनेट के बदले क्या आ जाएगा? फॉर प्लैनेट के बदले सैटेलाइट, अराउंड सन के बदले अराउंड प्लैनेट, मे बी अर्थ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड ऑल्सो प्रूव, ऑल्सो यहाँ पे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ऑल्सो प्रूव केप्लर्स थर्ड लॉ। तो ये 2-3 स्टेप ऐड करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड? तो क्या ये चीज समझ में आया भैया? हाँ के ना? Yes, sir. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 में हमको पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ही निकालना है, फिर वो v नॉट इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी लिखना है, और ये पूरे फॉर्मूला को g के फॉर्म में, देखो g के फॉर्म में लास्ट में कन्वर्ट किया मैंने, उसको पहले से ही g के फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो थोड़ा इजी हो जाएगा। पहले से ही अगर g के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो ये फॉर्मुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं इसमें यहाँ पे लास्ट में किया है g के फॉर्म में, चलेगा? तो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। और यहाँ पे ऐसा भी दिया है कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से बहुत ही क्लोज है तो उसका एच निग्लिजिबल हो जाएगा। अर्थ के सरफेस से बहुत ही क्लोज है तो एच का वैल्यू निग्लिजिबल हो जाएगा, एंड जी का वैल्यू तो आपको पता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ के नजदीक तो 9.8 होता है। तो फिर उसका अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऑलमोस्ट 85 मिनट आएगा इसके ऊपर से। तो आज हमको ये भी पता चला कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से बहुत नजदीक रिवॉल्व कर रहा है तो उसका ऑर्बिटल पीरियड कितना होगा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के द्वारा हमको पता चला कि वो 85 मिनट्स होगा। इज दैट क्लियर? Yes, वापस sir. से वो इक्वेशन 3 पे गए, और इक्वेशन 3 के सर हाँ बोलो। सर ये पीरियडिक टाइम वाला क्वेश्चन आपने करा है ना, वो स्क्रीनशॉट में भेज देना ना। ओके लेट मी, ये सेव कर दिया। ओके चलो भेज दूंगा। चलो तो ये इसमें कुछ नहीं है, मैंने पहले ही वो जी को ला दिया था, मैंने उस यहाँ पे लास्ट में जी को लाया है, बाकी सेम टू सेम ही। आप एक बार लिखोगे तो आपको, एक बार लिखोगे ना आप तो हो जाएगा आपका एडजस्ट। ओके और फिर दूसरी बात मैंने ये किया है कि वो स्मॉल आर का जो वैल्यू है ना वो लास्ट में मैंने आर ई प्लस एच लिखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू पहले से ही आर ई प्लस एच लिख दिया है, तो थोड़ा इसके वजह से थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अदरवाइज इट इज द सेम थिंग। ओके ओके सर। चलो, और ये केप्लर्स थर्ड लॉ भी यहाँ पे प्रूव कर दिया है, फिर भी स्क्रीनशॉट मैंने भेज दूंगा आपको, कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो देख लेना। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 20 ओके सर। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, टोटल एनर्जी तो ऑलरेडी हमने डिराइव कर दिया था, एंड क्वेश्चन नंबर 24 भी कर दिया है। देखो सैटेलाइट का टोटल एनर्जी कितना मिला मुझे? -GMEM/2R मिला, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी है एस्केप एनर्जी कितना होगा?
प्लस GMEM अपन 2R। तो वही तो GMEM क्वेश्चन है, अपन R। वही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 में वही तो है कि भाई अगर टोटल एनर्जी माइनस GMEM है तो अगर हम उसका एनर्जी जीरो करेंगे तो वो एस्केप हो जाएगा। वो एनर्जी जीरो करना मतलब फ्री करना, तो उसी को बाइंडिंग एनर्जी या एस्केप एनर्जी बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी को जीरो करने के लिए हमको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा? प्लस GMEM/2R प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हो गया प्लस GMEM/2RE प्लस GMEM/2R। So this is what is the binding energy of the satellite. आया बात समझ में? है यस सर। का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको एक नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो कि तो फिर यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी कितना करना पड़ेगा? इनिशियल से डबल करना पड़ेगा। एंड वेलोसिटी अगर एस्केप करना है तो कितना करना पड़ेगा? इनिशियल से √2 टाइम करना पड़ेगा। इनिशियल ऑर्बिटल वेलोसिटी से वेलोसिटी उसका √2 टाइम करना पड़ेगा एंड काइनेटिक एनर्जी को डबल करना पड़ेगा। ये लिखना हो तो लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन है वो पूरे MCQ के लिए है। सैटेलाइट के जो भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने थे वो हो गए। 24 भी आपको MCQ एज एसक्यू करना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं सैटेलाइट में? तो आपको करना है 21, 22, 23, ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं सैटेलाइट। 24 तो वो SQZ ना ऐसा है। 25 भी आपको प्रिपेयर करना है, 25 भी करना है 2 मार्क्स में। 26 आपका MCQ है। 25 में क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो फ्रेंड्स नाम सुन के क्या लग रहा है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या लग रहा है नाम सुन के? जो अर्थ, जियो मतलब अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पे देखने, अर्थ के सरफेस से जिसको अगर हम देखते हैं और वो अगर हमको स्टेशनरी दिखाई देता है, अर्थ के सरफेस से रह के अगर कोई सैटेलाइट को हम देखते हैं और वो अगर हमको स्टेशनरी दिखाई देगा तो दैट इज कॉल्ड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो फ्रेंड्स सोचो कि अर्थ तो 24 आवर में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। अर्थ तो 24 आवर में रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो अगर सैटेलाइट भी साथ में 24 आवर्स में अगर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो ही वो हमको कैसा दिखाई देगा? स्टेशनरी। तो ही हमको वो स्टेशनरी दिखाई देगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम कितना होना चाहिए? अर्थ जितना। 24 अर्थ hours। के पीरियोडिक टाइम जितना, दैट इज 24 आवर्स। एम आई राइट फ्रेंड्स? एम आई राइट? यस सर। तो इसके लिए मुझे उसको कौन से यस सर। करना पड़ेगा? अब मुझे ये फाइंड करना होगा कि भाई अगर मुझे कोई सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना है, कोई सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर मुझे बनाना है तो उसको कौन से हाइट पे रखना पड़ेगा वो मुझे अभी फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? For remaining geostationary orbit, the equation of the height from the surface of the earth। तो मुझे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट फाइंड करना है भैया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है वो मुझे पता है, बट मुझे उसको कौन से हाइट पे रखना चाहिए सो दैट इट कैन बी जियो स्टेशनरी, वो मुझे फाइंड करना है। तो वंस अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। कहाँ से? mv²/r is equals to GMEM/r²। Once again, I will start from the same point. R will cancel. So once again, v² is equals to GME/r। Once again, v के बदले क्या लिख सकते हैं हम? ये सारे थ्योरी एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे थ्योरी में ये स्टेप कॉमन है। तो v के बदले 2πr/t लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4π² r²/t² is equals to GM/r। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? r³ को सब जगह इक्वेशन बना दो। तो r³ इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा GME/4π² इंटू t²। अब ये g का वैल्यू क्या लेना है आपको? 6.67 10⁻11 लेना है। मास ऑफ द अर्थ आपको पता होगा 6 × 10⁻24 है। पीरियोडिक टाइम क्या लेना है भैया आपको?
24 hour. 24 आवर मतलब 24 इंटू 3600 सेकेंड्स, मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया। तो ये सारे वैल्यूज आप प्लेस करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो तो क्या आंसर आ, देखो तो 6.67 इंटू 6 करो, 6.67 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 36 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 3.14, तो क्या आ रहा है आंसर बताएगा? 35,700 समथिंग आ रहा है सर। 35,000, अच्छा 700, फिर क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 86। 35786, यस सर। ओके 35786 इंटू 10⁻11 माइनस मतलब 13 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 13 4 70 नहीं चलेगा आपको, क्यों सर मैंने ऑल ओवर बोला, क्या ये था 10⁻17 करके बोला। और ऐसे थोड़ी हो सकता है, हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। मैंने जो बोला वही आपको करना था। देखो फिर से 6.67 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 36 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14, अब बताओ मुझे क्या आ रहा है? 3.14 से तो 2 बार डिवाइड करना है। 75750.4 75 75750.6127। श्योर, यस सर, आपने जो बोला वो किया। मतलब ये 2 बार डिवाइड किया ना 3.14 से, हाँ हाँ सर, वो 2 बार किया। और ये 2 बार मल्टीप्लाई किया ना दोनों को, यस सर। ओके। तो बाकी बचेगा आपका 10⁻17 पावर, तो ये 1 2 3 4 5, तो मैं है ना इसको 7 मतलब 4 अभी 75.75 इंटू 10⁻21, ओके डन। तो ये आपका आर क्यूब हुआ। तो मैंने क्या किया कि क्यूब रूट निकालने के लिए इसको है ना 7, ये इसको ये 21 इसलिए लाया बिकॉज उसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 10⁻21 का क्यूब रूट निकलेगा 10⁻7, तो मतलब ये 3 के मल्टीप्लीकेशन में जो पावर है ना इस हिसाब से आपको रखना है, जैसे 21 है, 24 है, 18 है। अब ये 75.75 का रूट निकालना पड़ेगा आपको, 75.75 का रूट निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकाल 8.70 नहीं क्यूब रूट की बात कर रहा हूँ मैं, रूट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यूब रूट नहीं स्क्वायर। हाँ हाँ सर, तो वो क्यूब रूट कैसे निकलेगा पता है ना आपको? पहले आपने वो सिखाई है ना। 7.5 प्रेस करो, फिर उसको 2 टाइम रूट, फिर क्रॉस करो 4 टाइम रूट, फिर क्रॉस करो 8 टाइम रूट, क्रॉस करो 2 टाइम रूट और इक्वल्स टू करो तो आपका आ जाएगा। 4.23 आता है क्यूब रूट, क्या आ रहा है? 4.23। 4.23। तो ये 42 300 इंटू 10⁻³ मीटर्स, तो 42,300 किलोमीटर्स, ये आपका आर मिला। मुझे तो एच फाइंड करना है, तो एच फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आर इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच। तो आपका जो आर ई होगा वो 42,300 माइनस 6,400 करो तो क्या आता है? 42,300 माइनस 6,400, तो आपका एच मिल जाएगा। क्या आ रहा है? बोलो। सर पर ये गलत होगा, माइनस में आंसर आएगा। अरे 42,300 माइनस 6,400, ये 1000 है, ये 100 है।
35900. यस सर वही आ रहा है। 35900 यहाँ पे 35900 आ रहा है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर्स। तो अगर आप कोई सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर्स के वहाँ पे रखते हो हाइट पे, तो वो स्टेशनरी हो जाएगा, जियो स्टेशनरी हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट कैसे मिलेगा, पता चला आपको? देखो क्या आ रहा है, 35,900। हमारा 35,900 कुछ आ रहा था, ऑलमोस्ट सेम। इज दैट क्लियर? यहाँ पे वैल्यूज बोल दिया है कि भाई ये करोगे तो आ जाएगा, तो हमने किया। इज दैट क्लियर? आ गया? यस और नो? Yes, sir. देखो हमारा क्या आ रहा था, हमारा 35,900 आ रहा था, यहाँ पे 35,800 है, तो चलेगा वो, तो ठीक है। ओके, तो दैट इज द हाइट फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है कि स्पेस शटल में आपको सैटेलाइट ले जाना है, और कौन से हाइट पे रख के आना है? 35,000। 35,000. हाँ, वहां पे रख के आ जाओगे तो वो जियो स्टेशनरी हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड? Yes, sir. फ्रेंड्स, अब ये लास्ट टॉपिक मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको रीड करना है पोलर सैटेलाइट। पोलर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो। सपोज कि ये अर्थ है हमारे पास, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ना, वो ये इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट होता है अर्थ के साथ साथ। और ये जो पोलर सैटेलाइट होते हैं वो आपके पोलर ऑर्बिट में रोटेट होते हैं। ये जो ऑर्बिट है ना, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, और ये जो ऑर्बिट है वो पोलर ऑर्बिट है। तो पोलर सैटेलाइट जो होते हैं ना, ये आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं ना, वो ऑलवेज इक्वेटोरियल प्लेन में वो रोटेट होते हैं, और पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो पोलर ऑर्बिट में। तो पोलर सैटेलाइट का बेनिफिट क्या रहता है पता है आपको? देखो अर्थ ऐसे रोटेट होती है और पोलर सैटेलाइट ऐसे रोटेट होता है। तो पोलर सैटेलाइट क्या करेगा कि अर्थ के सारे पार्ट को स्कैन करेगा, और अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग कंट्रीज में से पास होगा। बिकॉज वो एक रोटेशन खत्म करेगा तो अर्थ थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तो फिर पोलर सैटेलाइट दूसरा रोटेशन करेगा तो अर्थ का वो दूसरा पार्ट को स्कैन करेगा। मतलब पूरे अर्थ को वो पूरे दिन स्कैन करता ही रहेगा। तो इसीलिए तो ये पोलर सैटेलाइट का यूज स्पाइंग के लिए, वेदर फोरकास्ट करने के लिए, स्पाइंग अलग दूसरे कंट्री को उसके इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए ये पोलर सैटेलाइट का यूज होता है। आपको ये शायद रिमोट सेंसिंग का भी नाम सुना होगा, तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी पोलर सैटेलाइट ही है। तो ये पोलर सर अर्थ से बहुत ज्यादा होगी ना उसकी स्पीड? बहुत ज्यादा भी होगी और उसका हाइट भी कम होगा। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने हाइट पे होते हैं? तो ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर्स। 36,000 किलोमीटर्स, while polar satellite is only at the height 500 to 800 kilometers only. Is that clear? तो ये यस सर। बारे में आप थोड़ा रीड करना, पूरा इंफॉर्मेशन है ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये 26 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 27 आपके कंटेंट में नहीं है, वो टॉपिक कैंसल्ड है, वेटलेसनेस, वो करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये चीज आपको पता ही है, वेटलेसनेस आपको पता ही है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। कुछ है ही नहीं। आप मान लो कि एक लिफ्ट में बैठे हो, राइट? लिफ्ट के अंदर हो, मान लो आप, ये आप लिफ्ट। सर ऐसा भी न्यूमेरिकल था ना? क्या बोल रहे हो? वो न्यूमेरिकल था ना ऐसा ही? कौन सा? यस सर। Yes, सर sir. वो वेटिंग डिजिटल वेट मशीन कितना दिखाता है? एग्जैक्टली वही है सही। ऊपर जाते हैं तो बहुत ज्यादा हो ऊपर जाता है, जाता है नीचे तो जाते ज्यादा होता है, वही नीचे बात जाते है। हैं तो कम होता है। परफेक्ट वही है। अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है तो आपका खुद का वेट जीरो हो जाएगा। तरफ और ऊपर सूडो वेट भी ऊपर mg ऊपर लगेगा, तो नेट वेट विल बी इक्वल्स टू mg माइनस mg। तो ये आपका हो गया वेटलेसनेस। इज दैट क्लियर? यस sir. सर। वैसे ये चीज हमने ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल में डिस्कस किया ही है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर?
यस सर। ये टॉपिक वैसे भी कैंसिल है, बट मैंने बता दिया कि वेटनेसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर के जो थ्योरीज है वो सारे थ्योरी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। न्यूमेरिकल में एक इलस्ट्रेशन बाकी है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 बाकी है, बाकी इलस्ट्रेशन भी खत्म हो गए हैं। एंड एक्सरसाइज में देखो, अभी एक्सरसाइज का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, अब मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सारे एक बार रीड करने हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, बट कंपल्सरीली इसको रीड करना। कभी कभी जेडब्ल्यू नीट के अंदर ये ऐसे जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये सारे, तो उसमें से भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जितने भी कंसेप्ट बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसको एक बार रीड करो, समझो, अगर समझ में ना आए कोई क्वेश्चन तो मुझे पूछ लो। तो एक्सरसाइज के 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 आई एम गोइंग टू गिव यू द होमवर्क। अदरवाइज हमने कर दिया है क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे हो गए हैं। या क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। हमने 18 किया था लास्ट में, आज के दिन पे ये 19 कर दो। 19 में अब मैं 19 दे सकते। क्वेश्चन क्या है 19? देखो 19 क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ एट द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर, मतलब एच आपको दिया हुआ है। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ, मतलब रॉकेट आउट क्या लिखा है, टू एस्केप द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। रॉकेट आउट द क्या लिखा है, टू एस्केप द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी इन्फ्लुएंस। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे क्या पूछा है इन लोगों ने, एस्केप एनर्जी पूछा है। आपको पता है कि सैटेलाइट का एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बताओ मुझे क्या है फॉर्मूला? GMEM/2R है भैया, यस और नो? यस सर। और आर के बदले हम क्या लिख सकते हैं? RE plus आर H. प्लस एच। तो आपको यू जस्ट रिक्वायर्ड टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। आपको यहाँ पे सारे वैल्यूज प्लेस करने हैं एंड आंसर लाना है और कुछ नहीं। तो ये फॉर्मूला के अंदर आपको जस्ट वैल्यूज प्लेस करना है। क्या मैं इसको होमवर्क में दे सकता हूँ? देखो तो। यस सर। फिर आई थिंक मैंने 20 करा दिया था, 20 एंड 21 मैंने करा दिया था, राइट? 20 एंड 21 मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया था, राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. मतलब क्या हुआ, मतलब ये एडिशनल तो हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हो गए हैं, एक न्यूमेरिकल खाली बाकी है, वो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर ही देते हैं, मतलब खत्म हो जाए चैप्टर, उसको खत्म ही कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाओ, बहुत ही सिंपल सा है, तो खत्म ही हो जाए चैप्टर। चलो तो 5 सर मिनट। एडिशनल एक भी चैप्टर तो नहीं है इस बार? हाँ, वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब मैं कराऊंगा आपको पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद, बट वो अभी जो कैंसल्ड पोर्शन है ना उसमें उसमें कैंसिल कर दिया है। तो हमने 7 चैप्टर तो सब तो सारे किए थे, बट अब हम उसको अभी स्किप करेंगे। लास्ट में मैं आपको, अगर आपकी इच्छा होगी, होनी चाहिए इच्छा, तो मैं करा दूंगा, बट JEE नीट के कंटेंट के लिए आपको समझना है, अभी हम नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A 400 kg satellite is in the circular orbit of a 2 RE about the Earth. मतलब ऑर्बिट का डिस्टेंस RE 2 RE है। How much energy is required to transfer it to the circular orbit of 4 RE? कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तो देखो ये ऐसा है कि भाई अब इनिशियल उसका एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है ना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भैया? -GMEM/2R है, राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो जो वो जहां पे वो इनिशियली है वहां पे उसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो 2 RE है। तो इनिशियल एनर्जी उसका जो होगा ना वो -GMEM/2 × 2 RE, दैट इज -GMEM/4 RE होगा भैया, होगा भैया। यस सर। और उसको जहां पे ले जाना है तो वहां पे उसका टोटल एनर्जी जो है वो GMEM/R 8 के बदले क्या हो जाएगा? 4 RE। तो
तो जहां पे उसको ले जाना है वहां पे उसका नेट एनर्जी हो जाएगा -GMEM अपॉन। 8 RE तो अब मुझे कितना सप्लाई करना पड़ेगा? तो ये जो एनर्जी के जो प्लस एनर्जी के जो जो चेंज होगा वो मुफ्त में नहीं होगा, वो जो मैं वर्क करूंगा उसके द्वारा वो चेंज होगा। तो हाउ मच एनर्जी वी नीड टू सप्लाई, तो मुझे उसका कितना एनर्जी मिलेगा? बोले ये एनर्जी को चेंज, ऑर्बिट को चेंज करने के लिए सैटेलाइट का एनर्जी भी चेंज हो रहा है, तो वो एनर्जी के चेंज के लिए वो जितना एनर्जी का चेंज होगा उतना ही एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड to change its orbit is equals to E2 minus E1. This much energy we need to store. Clear, friends? yes sir. Minus GMEM upon 8 RE minus minus plus GME minus minus plus GME upon 4 RE. Is that clear? yes sir. तो ये आपका हो जाएगा GMEM upon RE कॉमन, तो 1/4 minus 1/8। तो ये है ना एक्चुअली 2/4 minus 1 2/8 minus 1/8, तो क्या बचेगा फ्रेंड्स आपका? 8 बचेगा, 1/8 बचेगा। 1/4 minus 1/8 मतलब 2/8 minus 1/8 मतलब 1/8 बचेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो अब आपके पास G का वैल्यू है GMEM अपॉन 8 RE। तो आपके पास सारे वैल्यूज है, G का वैल्यू है, ME का वैल्यू है, M का वैल्यू है, M है 400 किलो, रेडियस ऑफ द अर्थ भी है, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द चेंजेस इन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी का तो मुझे मिल गया, तो याद करो पोटेंशियल एनर्जी का मुझे चेंज फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दिस इज द चेंज इन द टोटल एनर्जी। तो याद करो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हाफ कर देते ना तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाती है। याद है आपको? पोटेंशियल एनर्जी का जो भी फॉर्मूला है उसको अगर हाफ करते हो तो आपको टोटल मिलता था। याद आ रहा है कुछ मैंने आज बताया था आपको? इसका मतलब ऐसा हुआ yes sir. कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप डबल कर दोगे, Double. सॉरी टोटल एनर्जी को अगर आप डबल कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो yes sir. potential energy is double than the change in the kinetic. Change in the potential energy is double than the change in the total energy. तो यहाँ पे जो आंसर Total कर दो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? yes sir. और आपको ये भी पता होगा कि अगर उसको पॉजिटिव कर दे तो हाँ उसका साइन, अगर ये चेंज इन द पोटेंशियल चेंज इन द टोटल एनर्जी का अगर साइन अपोजिट करते हैं तो वो क्या मिल जाएगा आपको? काइनेटिक एनर्जी। इन द काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। उसका साइन अगर रिवर्ट कर देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। याद है आप आ रहा है भैया? यस सर। yes sir. तो क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया भैया? yes sir. देखो चेंज इन द टोटल एनर्जी ये 3.14 मिला। लास्ट में देखो ये आ गया ना GMEM अपॉन ये रहा, देखो GMEM अपॉन 8 RE, GMEM अपॉन 8 RE आ गया। तो उसको थोड़ा और सिंपल करना है तो RE से मल्टीप्लाई करो, RE से डिवाइड कर दो तो G के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और G का वैल्यू तो 9.8 है ही आपके पास, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका ये डेल्टा ही मिलेगा। डेल्टा यू करने के लिए आपको डबल करना है, डेल्टा यू करने के लिए आपको डबल करना है इसका, और डेल्टा के करने के लिए आपको साइन चेंज करना है। इज दैट क्लियर? yes sir. clear. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज का सेशन यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। वापस से मिलेंगे सैटरडे को एज पर द शेड्यूल। ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है कम्प्लीटली। सैटरडे को इसके MCQs हम डिस्कस करके नया चैप्टर स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू, bye sir. बाय।